नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के एडिशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे, हमने भूगोल यानी कि भारत का भूगोल की शुरुआत की हुई है। भारत का भूगोल इसकी हमने शुरुआत कर रखी थी और इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय पढ़ लिया हमने। दूसरा हमने पढ़ लिया भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में देख लिया। तीसरा हमने भारत का भौतिक विभाजन पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम जो पढ़ेंगे भारत का अपवाह प्रदेश या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया यानी भारत का अपवाह प्रदेश। इसमें मुख्य तौर पर दोस्तों पढ़ते हैं नदियों के बारे में। नदियां जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जितने क्षेत्र को सिंचित किया जाता है वो उस नदी का अपवाह प्रदेश कहलाता है। ये आपको पता रहना चाहिए। दोस्तों, जो भारत का अपवाह प्रदेश है, भारत का एक अपवाह प्रदेश है, इसमें कैसे बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक है उत्तरी पर्वतीय अपवाह प्रदेश और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारी अपवाह प्रदेश। कहने का मतलब यही है दोस्तों, जो उत्तर से जो पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां जो निकलती हैं उसमें जो अपवाह प्रदेश बनाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा प्रायद्वीप पठार से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक करके हम देखेंगे। दोस्तों, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। एक है सिंधु नदी का अपवाह प्रदेश, दूसरा है गंगा नदी का अपवाह प्रदेश, दोस्तों तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह प्रदेश। दोस्तों, ये हम देखेंगे सिंधु नदी का, गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का, क्योंकि जो हिमालय से निकलने वाली जो मेन नदियां हैं वो मेन तौर पे यही हैं। गंगा हो गई, या आपको ये हम बाहरी से देखेंगे, सिंधु नदी हो गई। दोस्तों, आपको पता होगा जो सिंधु नदी है ये निकलती तो तिब्बत से है, लेकिन भारत का कुछ एरिया में बहती है ये, और जैसे भारत से बाहर जाती कहाँ पहुँचती है? ये पहुँचती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की ये राष्ट्रीय नदी भी हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। फिर मैंने बताया गंगा नदी के बारे में, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इनकी खासियत क्या है दोस्तों? खासियत ये है, जो उत्तरी अपवाह प्रदेश है इसकी खासियत सबसे पहली तो ये है, यहाँ उद्गम स्थल हिमानी है, यहाँ की नदियाँ सदावाहिनी है, यानी कि सदा बहती रहती हैं। जबकि दक्षिण की जो नदियां हैं इसकी क्या खासियत है? यह नदियां जल के लिए वर्षा पर निर्भर हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है? जो उत्तर की जो नदियां हैं वो युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में है, और जो प्रायद्वीप की नदियां दोस्तों ये वृद्ध अवस्था में है।
व्यर्थ अवस्था में है। नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। यह नदियां विभिन्न प्रकार की सतला धरती का निर्माण करते हैं। प्रौढ़ अवस्था में होने के कारण यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, जो उत्तरी नदियां हैं, आपको पता है ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती 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 के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है दोस्तों, जब आपको पता है हिमालय एक युवा अवस्था में है, हिमालय में उत्थान अभी भी जारी है, तो कहने का मतलब क्या है, जब नदियां अपने पूर्व के ढाल का अनुसरण करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदियां। अनुवर्ती नदियां, इसमें नदियां अपने पूर्व के ढाल का अनुसरण जरूरी नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हमने उत्तरी पर्वतीय नदियों के बारे में देखा था। उत्तरी नदियों का या उत्तर का पूरा प्रदेश, अपुआ प्रदेश। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु नदी की। इसकी करेंगे सिंधु नदी की। मित्रों, ये जो नदी है ये निकलती है तिब्बत के पास, तिब्बत में, यानी कि मानसरोवर मानसरोवर झील है, और वहां पे एक जगह है बोखर 2, इस ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। ये हमारे को याद रखना है। ये क्या करती है, सिंधु नदी व्यर्थ हिमालय को काटकर, व्यर्थ हिमालय को काटकर कहाँ प्रवेश करती है, भारत में। कहाँ पर प्रवेश करती है ये, भारत में। और भारत में इस जगह का क्या नाम है, दमचौक। यहाँ पे दमचौक में ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत का जो यूटी है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख में आती है। यहाँ पे लद्दाख में बहती है। दोस्तों, आपको पता है लद्दाख के 2 जिले हैं, कौन कौन से, लेह और कारगिल। इन क्षेत्रों में ये सिंधु नदी बहती है। मित्रों, इसके बाद में ये पीओके में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे कर जाती है, पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में यह प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही ये आती है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के उत्तर से होकर ये दक्षिण पश्चिम में बहती है, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो एक गार्ज बनाती है बुंजी में। बुंजी में क्या बनाती है, गार्ज, जिसे सिंधु नदी का गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु नदी का गार्ज कहते हैं। और दोस्तों, चिल्लास के पास, यहाँ पे चिल्लास के पास यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और ये जो कराची के निकट
कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। ये हमारे को पता होना चाहिए। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ये मेन फैक्ट है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। एक तो ये याद रखना है भारत में यह 1114 किलोमीटर बहती है। और इसका जो कुल अपवा प्रदेश है, अपवा प्रदेश, यानी कि सिंधु नदी का अपवा प्रदेश 11,65,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में है। ये हमारे को जरूर याद रखना है दोस्तों। ये तो होगी मुख्य नदी। अभी इसकी सहायक नदियां भी हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। इधर से देखते हैं, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। एक तो दाएं तरफ की नदियां हो गई, कौन सी, दाएं तरफ से जो मिलती हैं, और दूसरी होगी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदी, और ये दाईं तरफ से मिलने वाली नदी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, बाईं तरफ से कौन सी मिलती है, दाईं तरफ से कौन सी मिलती है, यूपीएससी या किसी पीसीएस एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आज तक एसएससी वगैरह में ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन यह करिश्मा कभी भी हो सकता है। जिस तरह से एसएससी का जो पाठ्यक्रम है, जो उटपटांग तरीके से चल रहा है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। हमें कतई भरोसा नहीं कर सकते आप पुराने पैटर्न पे ये काम करेगा। तो दाईं तरफ से जो नदियां मिलती हैं, एक एक करके हम देखेंगे। दाईं तरफ से मिलने वाली दोस्तों जो नदियां हैं, कौन सी हैं, एक तो है सयोग, कौन सी, सयोग नदी है। दूसरी है काबुल नदी है। इसके बाद में पूरम नदी है। तो दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है तोची, और इसके बाद में गोमल, ठीक है। इसके बाद है विभोवा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में विभोवा के बाद संगर, इसके बाद गिलगिट। ये दोस्तों ये नदियां हैं, ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। ये हमारे को एक एक करके याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सयोग नदी, काबुल नदी, पूरम नदी, तोची नदी, गोमल नदी, विभोवा नदी, संगर नदी, गिलगित नदियां। जो सयोग नदी है इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, इसको सयोग नदी को मध्य एशिया की क्या कहते हैं, मध्य एशिया की यारकंडी नदी कहते हैं। ये आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में कराकोरम जब क्षेत्र में जाती है, कराकोरम आपने देखा ही होगा, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कराकोरम श्रेणी में इसका क्या नाम रखा जाता है, क्या नाम कहा जाता है इसका, मृत्यु की नदी। कराकोरम में मृत्यु की नदी कहा जाता है। और श्योग नदी है जो मध्य एशिया की यारकंडी भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों नाम है इसके हैं मित्रों, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो सिंधु नदी है, मैंने बताया था तिब्बत में इसको शेर मुख, यानी शेर जैसा मुंह दिखने वाला, या सिंगी खंबान भी कहा जाता है। सिंगी खंबान मित्रों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेर मुख की उपमा, यानी कि उपनाम नहीं दिया जाता है, उपमा दी गई है शेर मुख की उपमा, और इसे सिंगी खंबान भी कहा जाता है। ये हम एक एक करके देखेंगे। और मित्रों अभी हम देखेंगे बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। दोस्तों अभी हम बात करेंगे, पहले हमने देखा दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, अभी हम बात करेंगे
सिंधु नदी तंत्र के बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, ये सिंधु नदी हो गई, ये बाईं तरफ हो गया। बाईं तरफ में सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता है 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, वो हम बाद में देखेंगे, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब। सबसे पहले इसकी बाईं नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जास्कर की, इसकी करेंगे जास्कर नदी की। और इसके बाद में हम दोस्तों किसकी बात करेंगे, इसके बाद करेंगे सोहन, इधर लिख देता हूँ सोहन, इधर लिख देता हूँ सयांग, सयांग। इसके बाद में शिगार, शिगार, सतलुज, सतलुज, झेलम, झेलम। इसके बाद में सतलुज, व्यास, रावी, और कौन सी बच गई, चिनाब, चिनाब। ये नदियां दोस्तों जो बाईं तरफ से मिलती हैं। सबसे पहले तो जो ये जास्कर नदी है, ये कहाँ से निकलती है मित्रों, ये सरचू नामक पठारी भाग से, सरचू नामक पठारी भाग है, वहां से निकलती है। दोस्तों एक बार दिल्ली पुलिस के पेपर में इसको पूछ लिया था, जास्कर नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो 5 प्रमुख नदियां हैं, जो पंच नद भी कहा जाता है, ये पंजाब का नाम जो पंजाब पड़ा है वही नहीं, ये कौन पड़ा है, पंजाब का नाम पंच नद के नाम पर पड़ा है, जिसे पंजाब कहा जाता है। उसमें सतलुज नदी है, झेलम है, व्यास है, रावी है, चिनाब है। सबसे पहले हम बात करते हैं सतलुज नदी की। मित्रों जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास राकसताल है, राकसताल से ये नदी निकलती है, ये आपको पता रहना चाहिए, राकसताल से ये निकलती है। इसके बाद में आपको पता है दोस्तों, ये शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, किससे, शिवकिला दर्रे से होकर ये भारत में प्रवेश करती है, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको पता होगा सतलुज नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, कौन सी मिलती हैं, एक तो मिलती है व्यास और दूसरी मिलती है, व्यास नदी मिलती है, व्यास नदी मिलती है। और जो फिरोजपुर है, फिरोजपुर जो शहर है पंजाब का, और दूसरा लुधियाना है, लुधियाना, इन्हीं नदी के तट पर बसा हुआ है, व्यास नदी के तट पर। ये हमारे को अच्छे से पता होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं झेलम की। झेलम नदी है, ये कहाँ से निकलती है, वेरीनाग के पास, वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। दोस्तों वेरीनाग के पास शेषनाग झील है, वहां से झेलम नदी निकलती है। और मित्रों ये जो नदी है, ये श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो श्रीनगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये है ना बुलर झील से होकर निकलती है, श्रीनगर के पास है जो बुलर झील है, बुलर झील में एक बार गिरती है और वापस निकलती है। और आपको पता होगा भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। उसके बाद में आपको पता होगा दोस्तों, जो ये झेलम नदी है बाद में किस में मिल जाती है, चिनाब में, किसमें मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। ऐसे में जो झेलम नदी है ये किसकी भी सहायक नदी हुई, ये झेलम की, झेलम है जो चिनाब की सहायक नदी हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यास की और रावी की। दोस्तों ये जो व्यास और जो रावी नदी है,
ये निकलती हैं कहाँ से? ये निकलती हैं रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से होकर बहती है। और उसके बाद में आपको पता है व्यास तो मिली थी किसमें? व्यास नदी तो मिली थी सतलुज में, लेकिन रावी नदी किसमें मिलती है? चेनाब में। ये आप जरूर याद रखिएगा। व्यास किसमें मिली थी? सतलुज में। और रावी किसमें मिलती है? चेनाब में। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। रावी और व्यास दोनों नदियां रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। अभी हम बात करते हैं चिनाब की। चिनाब दोस्तों चंदर और बागा, चंदर और बागा, ये लाहौल स्पीति आपने सुना होगा। लाहौल स्पीति में एक दर्रा है बड़ा लाछाला, बड़ा लाछाला दर्रा है। वहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में, इसके बाद में ये कांगड़ा के पास, ये क्या नाम हो जाता है इसका? चिनाब, चिनाब रिवर। और दोस्तों ये सारी की सारी नदियाँ का जो जल है वो पाकिस्तान के मिठन कोट में, मिठन कोट में ये किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से। ये अपना क्या हो गया? ये हो गया मिठन कोट, ये चिनाब वगैरह की धारा है। और ये है सिंधु नदी, मिठन कोट में मिल जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सिंधु नदी का जो अपुआ प्रदेश है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रोजेक्ट, सिंधु नदी पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले है भाखड़ा, भाखड़ा परियोजना। ये हरिके के पास है। ये एक एक करके हम देखेंगे इसके बारे में। और इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट है? भाखड़ा के बाद पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पे है? पोंग बांध ये व्यास नदी पे है, व्यास नदी पे। और भाखड़ा किस पे है? सतलुज नदी पर। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद थीन बांध, थीन बांध या इसको बोलते हैं रंजीत सागर, रंजीत सागर, रंजीत सागर है। ये किस नदी पे है? रावी नदी पे दोस्तों। किस पे है? रावी पे। एक एक करके हम देखेंगे इसको, इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं बस्सी बांध दोस्तों। कौन सा? बस्सी बांध। ये किस नदी के किनारे पे है? किसकी नदी है? सिंधु बेसिन की एक सहायक नदी है बस्सी, सिंधु की एक सहायक नदी है बस्सी, उस पर है। इसके बाद में हम बात करेंगे शाहपुर कंडी, शाहपुर कंडी। ये किस नदी पर शाहपुर कंडी? ये थीन नदी पे है दोस्तों। किस पे है? थीन नदी पे। यानी कहने मतलब ये है जो बस्सी बांध, ये सॉरी जो थीन बांध है, इसका जो पानी बच जाता है नीचे छोड़ते हैं, उसमें जो बच गया उस पर क्या प्रोजेक्ट बनाया? शाहपुर कंडी या थीन नदी ही बोल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मित्रों क्या? ऊज। कौन सा है? ऊज परियोजना। ऊज जो परियोजना है मित्रों, यह कौन सी नदी पे है? रावी की एक सहायक नदी है ऊज, रावी की सहायक नदी ऊज, उस पर ये प्रोजेक्ट है। और उसके बाद में किशन गंगा रतले, किशन गंगा और रतले, ये दोनों हैं। ये किशन गंगा है दोस्तों, ये झेलम की सहायक नदी है। किसकी है? झेलम की सहायक नदी है। और दूसरा रतले किसकी है? चिनाब की। किसकी है? चिनाब की। इस पर भी पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, ये हमारे को जरूर याद रखने हैं। इसके बाद में मित्रों पाकल डूल, कौन सा? पाकल डूल, ये किस नदी पे? पाकल डूल, पाकल डूल है मरु सुदर, मरु सुदर परियोजना।
ये इसी नदी पे है पाकलडुल। और दूसरा है मित्रों लोअर कलनाई, लोअर कलनाई। ये जो प्रोजेक्ट है मित्रों ये चिनाब नदी पे, और ये मधुसूदन परियोजना है, ये किस पे है, झेलम पे। ये हम जरूर याद रखेंगे। दोस्तों अभी हाल में काफी न्यूज में रहा है कौन सा, सलाल बांध। सलाल बांध आपको पता ही है किस नदी पे है, चेनाब पे। किस पे है, चेनाब नदी पे है, सॉरी रावी नदी पे, रावी नदी पे है। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया था सलाल डैम को, काफी न्यूज में रहा है। एक है सई या सुरु बोलते हैं इसको, सुरु परियोजना। दोस्तों ये विवादित परियोजना है क्योंकि इस पर केस हो रहा है, और इस केस में जो हमारे राज्यपाल रहे हैं इसके जम्मू कश्मीर के श्री सत्यपाल मलिक जी, इस केस में इसका नाम था सत्यपाल मलिक जी। और हाल ही में सत्यपाल मलिक जी की डेथ हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है शुरू जो परियोजना है वो क्या है। ये जो प्रोजेक्ट है महत्वपूर्ण, इसके बारे में हमने देखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे सिंधु नदी जल समझौते की। दोस्तों अभी हम बात करते हैं, अभी तो सिंधु नदी तंत्र पड़ा है, सिंधु नदी तंत्र यानी कि इंडस रिवर के बारे में हमने देखा है। दोस्तों जो सिंधु नदी है आपको पता होगा इंडस रिवर, एक तो सिविलाइजेशन पड़ा होगा, यानी कि दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम जो नागरिक थी उसके बारे में इसके नाम पर है, काफी विख्यात है। और दूसरा अभी हम देखेंगे सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये हुआ था मित्रों 19 सितंबर 1960 को, ये याद रखना है। कारण क्या था, अभी भारत का जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था, इसके बाद भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए क्या किया था, सिंधु नदी जल समझौता उसको स्थगित करने की घोषणा की थी। इसलिए ये काफी न्यूज में है मित्रों, ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये पता ही होना चाहिए ये समझौता हुआ कब था, 19 सितंबर 1960 को। दूसरा ये किस किस के बीच में हुआ था, दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ। ये हमारे को ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तीसरा क्या पॉइंट है इसमें, ये भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खां, यानी कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट, पाकिस्तान राष्ट्रपति ने शिरकत की थी इसमें, ये समझौता हुआ था। और दोस्तों इसमें जो मध्यस्थता, मीडिएटर, मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई, विश्व बैंक ने, किसने बनाई, विश्व बैंक ने। ये आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये सिंधु नदी तंत्र था, इसके बारे में हमने देखा। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, नदियाँ, अपवा प्रदेश, सब हमने अच्छे से डिटेल में देखा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।